राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला पहलवानों द्वारा अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में पहली बार टीम खिताब जीतने की प्रशंसा करते हुए इसे बड़ी जीत करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय महिला पहलवानों की शानदार जीत, हमारी टीम ने 3 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 2023 में महिला कुश्ती टीम खिताब जीता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में सेना के एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 9 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने भारत की आतिथ्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए भारत और सरकार को धन्यवाद दिया। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की अवैध डंपिंग न हो। अदालत ने कहा कि चूक करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसों की कमी से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 100 के करीब इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल होने वाली हैं। इन बसों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होने के बाद हरी झंडी दिखा दी जाएगी। फिल्म अभिनेता रजनीकांत यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश के राजनेताओं से मुलाकात की और अपनी फिल्म जेलर भी देखी। रविवार को सुबह रजनीकांत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले और उन्हें अपना पुराना दोस्त बताया। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी की है। UIDAI ने कहा है कि वह कभी भी नागरिकों से व्हाट्सएप या ईमेल पर अपने आधार डिटेल को अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए नहीं कहता। कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया, जिसमें खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, P चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर रविवार को उन्हें याद किया और कहा कि वह सच्चे देशभक्त एवं भारत के महान सपूत थे, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी का भारत बनाने की दिशा में अमूल्य योगदान दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। राजीव गांधी ने देश के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली थी और देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त किया। इस मौके पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं दिल्ली में वीर भूमि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज जवाहर भवन नई दिल्ली में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। राजीव ने पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिलाओं की 1/3 आरक्षण के लिए संघर्ष किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार बहुत खास है। वंशस्थली यूनिवर्सिटी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसके लिए आप सभी को बधाई। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को दिए गए हैं
जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। ये विषय हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से समाप्त किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला, उसमें उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद तरह तरह की बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक विरासत से स्पष्ट होता है कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय, भाषाई और संस्कृति विभिन्नता का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को मजबूत किया जा सकता। राजीव गांधी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। 1988 में जब वे देश के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार भारत सरकार ने उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से योजना जारी किया था। यही नहीं, उन्होंने पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए दिलोजान से संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। अगर आज 15 लाख से अधिक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में है, तो ये उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1989 के संसदीय चुनाव में पहली बार 18 साल के युवाओं को, जिनमें आधी महिलाएं थी, को वोट देने का अधिकार दिया गया। आज हम महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े और पूरी तरह से रेजिडेंशियल वनस्थली यूनिवर्सिटी का सम्मान करते हैं, जो राजीव जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए 15,000 से अधिक विद्यार्थियों के नर्सरी से डॉक्टरेट स्तर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की आज 19वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार समारोह बहुत खास है। वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूं। यहाँ संस्थान से उपस्थित सभी छात्रों, फैकल्टी और ऑफिस बेयरर्स को शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने मेरी बात सुनी शांति के साथ, इसलिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसके लिए झोंक दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें 2003 से 2023 तक के कार्यों का पूरा ब्यौरा पेश किया गया है। कुछ डिटेल देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप सब लोग ये सारी चीजों से अवगत हैं, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है, और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा।
मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। एक दौर था मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो या डकैतों और नक्सलों का आतंक हो, ग्वालियर चंबल में शाम को 5 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीमारू राज्य के टैग से पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश को मुक्ति मिली है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला और डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2002-03 तक हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल 13.5 लाख करोड़ को हम पार कर गए। इस साल 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान मध्य प्रदेश का पहले हुआ करता था केवल 3.6%। आज देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है 4.8%। हम जो नेशनल एवरेज उससे तेज गति से आगे बढ़े हैं। मैं आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। सड़कों का जाल हो, सिंचाई में जो चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति भी मिली और नई दिशा भी मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का बजट पहले होता था 2003 तक केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको आ गया 2012। लेकिन 14 से स्थिति और बदली। अर्थव्यवस्था को जो गति मिली, हम 2020-21 में 2 लाख करोड़ पार कर गए और 2023-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। मध्य प्रदेश ने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उस पर हमने तेजी से काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए मध्य प्रदेश को मिलने वाली सहायता, मैं केवल आवास के उदाहरण दूं तो पिछले वर्षों में कभी 2 या 3, 1-2 आवास किसी पंचायत को मिलते थे। अब एवरेज 122-123 आवास पंचायत को मिलने लगे। महिला सशक्तिकरण के नए दौर का प्रारंभ हुआ और आज आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है। अभी पर कैपिटा इनकम आपने देखी 1,40,000 हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पहले तो केवल 11,000 थी। अब ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो पहले नकारात्मक हुआ करती थी। बिफोर लास्ट ईयर हमारी थी 19% और इस साल 16% के ऊपर। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दुनिया का सबसे समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हम मध्य प्रदेश को अपने देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाकर चैन की सांस लेंगे। आज चूंकि माननीय अमित जी हमारे बीच आए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आगामी चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में नेताओं का दौर जारी है। रविवार को मध्य प्रदेश के सतना में आम आदमी पार्टी के नेता
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल में स्थानीय लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की जनता को फ्री बिजली और 3000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते समेत 10 गारंटी दी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी स्थानीय लोगों को संबोधित किया। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूँ। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आज हम ये जारी कर रहे हैं केजरीवाल की गारंटी। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। तीसरी बात, नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी, पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। जैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके बच्चों की, चाहे गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल मैंने शानदार बना दिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। मध्य प्रदेश में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हर जिले के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और हर मध्य प्रदेश वासी का जैसे दिल्ली में और पंजाब में किया सारा इलाज मुफ्त करेंगे। रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी है कि नहीं है? दिल्ली में हमने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट रोजगार पैदा किए। 12 लाख प्राइवेट रोजगार। मध्य प्रदेश में भी हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। दिल्ली में बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मिलती है। पंजाब में बिना रिश्वत के बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में भी मेरिट के ऊपर मिलेगी, कोई सरकारी नौकरी जो रिश्वत से और सिफारिश से नहीं मिलेगी। हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं ट्रेन विदा करके आया हूं, द्वारकाधीश गई है। 12 जगह द्वारकाधीश, शिरडी बाबा, रामेश्वरम, अयोध्या जी, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार ऋषिकेश, ऐसे 12 जगह। उसमें से कोई एक जगह बुजुर्ग चुन लेते हैं, वहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री। आप लोग मौका दोगे तो मध्य प्रदेश के हर बुजुर्ग को उसके मनपसंद स्थान का तीर्थ यात्रा कराएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी और चिंताजनक है।
भारत सरकार ने हिमाचल के इस प्राकृतिक त्रासदी को बहुत ही संजीदगी से लिया है। इसके लिए मदद हेतु भारत सरकार कृत संकल्पित है। नड्डा ने बताया कि राज्य के SDRF डिजास्टर फंड को 2 किश्तों में जारी किया जा चुका है। कुल मिलाकर लगभग 622 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को रिलीफ के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही NDRF, ITBP और एयरफोर्स की टीम भी मदद के लिए लगी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णा नगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का SDRF का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10 तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ जमीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे, जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिल करके दिए गए। आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी जल्द से जल्द उसको रिलीज करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शंस हटेंगे। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स NDRF की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 NDRF की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी ITBP की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा DD ओपन स्पेस रोहिणी सेक्टर 16 में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। वन महोत्सव के दौरान केजरीवाल सरकार द्वारा पोर्टल फॉर ग्रीन हेल्पलाइन लॉन्च किया गया।
इससे दिल्ली के पेड़, वन एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की जानकारी पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आप नेता गोपाल राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज छठा वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज ये छठा वन महोत्सव है और 7वीं लोकसभा का अगले रविवार को 27 अगस्त को वन महोत्सव पूरा होगा। ये वन महोत्सव कई लोग हमसे पूछते हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन पहले वन महोत्सव हम जंगलों में करते थे, वृक्षारोपण करते थे। लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली वालों के सहयोग से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो सब समस्या बन गई थी, पिछले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपके सहयोग से सरकार ने काम किया। हमें इस बात की खुशी है जब पूरे देश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली में विकास कार्य तो बढ़ रहा है, लेकिन 30% से ज्यादा प्रदूषण आज कम हो चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके प्रयास से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि 30% जो ये पोल्यूशन कम हुआ है, इसे हमें 50% तक लेकर के जाना है। लेकिन 50% पोल्यूशन कम करने के लिए जरूरी है कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए, जनता के बीच में जागरूकता पैदा किया जाए। और उसके लिए इस साल वन महोत्सव वन के क्षेत्र से बाहर निकल करके जनता के बीच में, आपके बीच में आज दस्तक दिया है। इस बात के लिए कि हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा अगर दिल्ली की आबो हवा को और बेहतर करना है। आज दिल्ली के अंदर तेजी के साथ नए जो गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो स्कूटी खरीद रहे हैं, चाहे वो 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करते हैं तो जो हम पोल्यूशन पैदा करते हैं धुआं छोड़ करके वो कम होगा। और दूसरी तरफ जो हमने पैदा कर दिया, कुदरत ने, कई लोग पैसे वाले एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं आजकल, घर कमरे में रख लेते हैं। कुदरत ने इन पेड़ पौधों के रूप में जो नेचुरल एयर प्यूरिफायर दिया है मनुष्य को गिफ्ट में, इससे बड़ा कोई एयर प्यूरिफायर नहीं है। तो अगर दिल्ली के प्रदूषण को कम करना है तो दो तरफा हमें लड़ना पड़ेगा। एक तरफ जो ऐसी गाड़ियों को खरीदना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन पैदा कम होता हो, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर हमें पौधे लगाना है जिससे जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको वो सोख ले। उसके अलावा कोई हथियार नहीं है। इसलिए दोस्तों, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, आप सब लोगों को पता होगा। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ऑड इवन लागू किया, दिल्ली के अंदर कार फ्री डे लागू किया, दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान बना करके काम होता है, दिल्ली के अंदर समर एक्शन प्लान बना के काम होता है। शायद इस देश के अंदर अकेली सरकार है जो प्रदूषण के खिलाफ 24 घंटे काम करती है। कोई आज भारत के अंदर कोई सरकार नहीं है। इसलिए आज का जो वन महोत्सव है उसका मकसद है एक जागरूकता पैदा करना। आज जब यहां से पौधे लेकर के आप जाओगे, आपको अपने घर में लगाना है, लेकिन जब लेकर जाओगे घर में लगाओगे तो फिर पड़ोसी पूछेगा हमें कहां मिलेगा। ये लोकसभा का वन महोत्सव है। हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी के पास 2000 पौधे और मैं पहुंचवाऊंगा, और हर विधानसभा के अंदर आपका पड़ोसी भी पौधा मांगता है तो विधायक जी के कार्यालय से विधायक जी से संपर्क करके पौधा आप अपना लेकर के जाओ, पौधा लगाओ। और पड़ोसी भी मांगता है उसे भी विधायक जी के यहां से पौधे दिलवाओ। तो ये हमें इस अभियान को एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी दिल्ली के लोगों को। उसमें से एक गारंटी थी कि दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए 5 साल के अंदर 2 करोड़ पौधे जो है लगाए जाएंगे। 2 करोड़ पौधे लगाने की 5 साल में आपसे एक ही सहयोग मांगने आया हूं। आज से इस अभियान में आप भी शामिल होइए। अगले 5 साल में 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा करके रिकॉर्ड बनाएंगे दिल्ली के अंदर, और हम मिल करके दिल्ली के प्रदूषण को, दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के लिए इस अभियान में शामिल होंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।